अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजाज़ बायो अकेडमी। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमने कहा था कि सेल्स की जो है हमने सेलुलर ऑर्गेनेल्स की जो क्लासिफिकेशन की थी और उसमें कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे। इससे पहले हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया हुआ है और न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर था और जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कह रहे थे। अगर किसी से वो लेक्चर मिस है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लेक्चर दिए गए हैं, उस लेक्चर को भी आप सुने। और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी होती हैं, इससे जो है आपको इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो आप अपना पेन कापी उठाएं और बैठ जाएं ताकि आराम से सुकून से आप इसको समझ सकें। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर से। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन करता है। ठीक है, ये फूड को कन्वर्ट करता है। ठीक है, फूड की ऑक्सीडेशन करता है फूड की, और उसको कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। किस में कन्वर्ट कर देता है? एटीपी में, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे वहां पे। तो ये उससे क्या करता है? एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह हम इसको एक और नाम भी कहते हैं, और वो क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास इसके अपना डीएनए होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? इसका अपना, इसके पास डीएनए होता है, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं, और इसके अलावा इसमें अपने इसके आरएनए होते हैं। तो ये अपनी, इसके पास पूरा ये अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, और अपने रेप्लिकेशन के लिए, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए, डबल करने के लिए ये सेल पे डिपेंड नहीं होता, बल्कि खुद ब खुद अपने आप को डबल करता रहता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम डेफिनेशन करें तो सिंपली क्या कह सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सिलेंड्रिकल, ठीक है, अ सिलेंड्रिकल, a cylindrical double membrane bounded structure found in, ठीक है, स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। सिलेंड्रिकल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म में कहाँ पे होता है? तो इसकी जगह स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, ये बहुत सारी जगह पे हो सकता है। ठीक है, तो डिस्पर्स फॉर्म में होता है, साइटोप्लाज्म में जगह जगह पे मौजूद होता है, क्योंकि इसका नंबर जो है वो वेरी करता है। कभी जो है तो बहुत सारे ये मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, ये ले जी। ठीक है, इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। अच्छा, आपने कहा कि ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो इसमें थोड़े से स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ इसकी कंपोजिशन। ठीक है, क्योंकि हमने कहा ये क्या है? ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए जरा इसको, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके ये जो सबसे बाहर मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, ये क्या है? इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन।
इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस आउटर मेम्ब्रेन में अगर देखें, इस आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह छोटे छोटे इसमें क्या होंगे, पोर्स होते हैं। जिस तरह सलवार में पोर्स थे ना छोटे छोटे, तो ये भी पोर्स होते हैं। और ये पोर्स बने हुए थे किस चीज से बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं पोरिन से। ये क्या होते हैं, ये पोरिन से बने हुए होते हैं, यूं। ठीक है, पोरिन प्रोटीन से बने हुए ये छोटे छोटे क्या होंगे, इसमें पोर्स होंगे। ये नहीं, तो इसमें क्या मौजूद होती है, ये पोरिन प्रोटीन्स के बने हुए पोर्स होंगे। ठीक है, पोरिन प्रोटीन हम इधर साथ में लिख भी देते हैं, पोरिन प्रोटीन। और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं बिटवीन साइटोप्लाज्म, ठीक है, बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके दरमियान, अच्छा, इसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई होती है, इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन कुछ यूं बनी हुई होती है, फोल्डेड होती है। ठीक है, यूं, ये देखें, ये इनवेजिनेटेड होती है, फोल्डेड होती है यूं करके। सही है, इसकी सेल मेम्ब्रेन इस तरह से बनी हुई होती है। अंदर वाली जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, नॉट सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाली जो इसकी मेम्ब्रेन है, जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देंगे बे? इसको हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसको क्या नाम देंगे, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं। ये क्या है, ये जो ऐसे ऐसे करके बनी हुई है यूं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनफोल्डिंग्स कहते हैं। इनफोल्डिंग्स है या क्रिस्टी है, आपने देखा होगा फिजिक्स में पढ़ते होंगे, वेव्स जब जाती है तो उसमें एक क्रस्ट बनता है, एक ट्रफ बनता है, तो इसी तरह होता है ना। तो उसी से मिलके इन्हीं इनफोल्डिंग्स को क्या नाम दे दिया गया है, यानी कि ये जो इनफोल्डिंग्स है इनको नाम दे दिया गया है क्रिस्टी का। किसका नाम दिया है, क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी। और इनका काम क्या होता है, ये जो क्रिस्टी है ना, ये करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये होते हैं इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। कैसे सरफेस एरिया को, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर ये इतना इतने ज्यादा होता है, ठीक है, कि ये पूरा एक सिर्फ अगर इस तरह कर दे तो नहीं आएगा, लेकिन इसको फोल्डिंग फोल्डिंग में करते हैं तो ये ज्यादा कंपैक्ट होके ज्यादा से ज्यादा ये जो है आता है। तो ये मतलब सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। और इसी इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। यहाँ पे क्या चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जो कि बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। और इससे जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ जो है वो फूड होते हैं, और इस तरह इसमें ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन के थ्रू इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन जो ऊपर हमने बात की है ना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राउंड सरफेस एरिया आपको नजर आ रहा है, जो वाइट जगह नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या मौजूद होते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, इसके अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। सही है, ये हो गया राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स हो गए। अच्छा, राइबोसोम्स के बाद जो यहाँ पे इसका अपना जो है क्या मौजूद होता है, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, जिस तरह बैक्टीरिया का डीएनए होता है, तो ये भी क्या हो गए, इसमें भी कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। सही है, ये मौजूद हो गए। इसके अलावा इसमें अपनी प्रोटीन्स भी मौजूद होती है, और इसमें हर किस्म के आरएनए मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, इसमें हर किस्म के आरएनए मौजूद होते हैं। इसमें होंगे आरएनए भी होंगे, ऑल टाइप ऑफ आरएनए मौजूद होते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या नाम देते हैं, इसके स्पेस को हमने इनर मेम्ब्रेन स्पेस नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा होता है।
ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन्स जमा हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये सारे प्रोटॉन यहाँ पे जमा हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इनर मेम्ब्रेन पे दोबारा आते हैं। इनर मेम्ब्रेन में होता क्या क्या है? अगर इसी इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फॉर एग्जांपल इस जगह को मैं क्या करता हूँ, जूम करूँ। ठीक है, इस जगह को जूम करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद होती है। तो इस स्ट्रक्चर को ये हमें कुछ यूं नजर आएगा। ठीक है ये हमें यूं नजर आएगा और इसमें क्या मौजूद होते हैं? इसमें मौजूद होता है एक एंजाइम या एक पार्टिकल मौजूद होता है, और उस पार्टिकल का नाम क्या होता है? इस पार्टिकल को हम नाम देते हैं, इस पार्टिकल को हम नाम देते हैं एटीपी सिंथेज। क्या नाम देते हैं? एटीपी सिंथेज। और इसको हम क्या देते हैं? पार्टिकल्स। ठीक है, स्टार्क, स्टार्क पार्टिकल भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इस स्टार्क पार्टिकल के फिर फर्दर दो हिस्से होते हैं। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं एफ नॉट पार्टिकल, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है, और इसी तरह इसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं? असल में होता क्या है? एटीपी सिंथेज होता है। क्या होता है ये? एटीपी सिंथेज। और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे जमा हुआ था, ये इसी प्रोटॉन को क्या करता है? रिसीव करता है F1 पार्टिकल। F1 रिसीव करके देता है F0 रिसीव करता है, और F1 इसको जो है क्या करता है? यहाँ पे मैट्रिक्स में पहुंच जाएगा। जब मैट्रिक्स में पहुंच जाते हैं तो इस दौरान ये क्या करते हैं? ये एटीपी सिंथेज जो है, ये यहाँ पे एटीपी जनरेट करवाता है प्रोटॉन की एनर्जी को यूज करते हुए। एडीपी से क्या जनरेट करवाता है? एनर्जी जनरेट करवाता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें आ गए। ठीक हो गया? तो ये अच्छा, अब इसमें देखें कि मैट्रिक्स में क्या क्या मौजूद है। मैट्रिक्स में हमने कहा कि कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, ऑल टाइप ऑफ आरएनए, राइबोसोम्स मौजूद हैं। इसमें अपने जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या अगर होता है? जिस तरह इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इसी तरह इस मैट्रिक में क्या होते हैं? टीसीए या क्रब्स साइकिल जिसको कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? टीसीए भी हो जो है वो सारा का सारा क्रब्स साइकिल यहाँ पे होता है। ठीक है, जो कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। ठीक हो गया? तो ये सारा ओवरऑल है अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मिथ ये है कि ये ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इवोल्यूशनरी की बेस में कि यूकेरियोटिक सेल था। ठीक है, तो उस यूकेरियोटिक सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल था, और उस प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या किया है? वो इसको खाया है। ठीक है, जब उसने इसको खाया तो ये बाद में क्या हो गया? इसके अंदर रह गया। ठीक है, तो इसके अंदर इसने सरवाइव करना मरा नहीं, बल्कि इसके अंदर सरवाइव करना शुरू कर दिया। लेकिन बाय द टाइम इवोल्यूशन के वक्त, इवोल्यूशन चूंकि चलती रही और ये वापस उस ऑर्गेनिज्म से निकल ना सका, तो ये उधर ही रेप्लिकेट होता रहा, उधर ही सारा जो है ना इसका मैकेनिज्म होता है और सब कुछ यहीं पे। लेकिन पर मेनली अभी डिपेंडेंट हो गया है उसी सेल पे। तो इसी की वजह से इसको इवोल्यूशनरी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, इंडो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। इसको इंडो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है इनकी। ठीक है, और इसी के बेस पे हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, और दूसरा चूंकि इसमें क्या होती है? इसमें जो देखे, चूंकि इसमें हो रही है सारी की सारी सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन की बेस पे हम इसको एक और नाम भी देते हैं, और वो क्या देते हैं? रिस्पायरेटरी ऑर्गेनिल भी कहते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गेनिल भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक एंड हुआ। तो लाजमी आप इसको गौर से देखें, गौर से पढ़ें कि इसमें ये इनफोल्डिंग्स क्या है, इमेजिनेशंस क्या है, और ये क्यों इस तरह से आते हैं। ठीक है, और इसमें पोरिन प्रोटीन्स का क्या काम है, आउटर मेम्ब्रेन का क्या काम है। ठीक है, और ओवरऑल ये माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा टॉपिक एंड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।